So yes, hello learners, welcome to IES Marathon. तो प्रीवियस ईयर्स के पेपर देख रहे हैं। 2021 सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन पेपर देखते हैं अपन। GS1 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, राइट। सो मैंने आपको पहले बताया कि इसके अंदर हम ये नहीं देख एक्सप्लेनेशंस नहीं देख रहे हैं, बल्कि हम देख रहे हैं कि एग्जाम टाइम में उन 2 घंटों में किस तरीके से आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हो, डूएबल है ना। कौन कौन से क्वेश्चन आप एलिमिनेशन के थ्रू कर सकते हो, या फिर बाकी जो जितनी भी स्कीम्स हैं एलिमिनेशन, मैं बोलता हूँ प्रिंसिपल्स, जिनके बेसिस पर आप क्वेश्चन को सही कर सकते हो। गेस विच इज अ कैलकुलेटेड गेस, नॉट जस्ट हवाबाजी और राइट अंधेरे में तीर, या अंधेरे में तीर की बात नहीं है, कैलकुलेटेड गेस होता है ये। एंड यूपीएससी आपको वो करने का मौका देती है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बीच बीच में आपको बता दूंगा कौन कौन सी एलिमिनेशन ट्रिक्स या फिर प्रिंसिपल्स यहाँ पर लग रहे हैं, ठीक है। और यूपीएससी का क्या पैटर्न है उस तरीके से फिर हम नेक्स्ट लेसन में अपन देखेंगे, जब भी 2022 का पेपर, ठीक है, उसके अंदर किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सब चीजें। तो स्टार्ट करते हैं। सीरीज ए है मेरे पास, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर। ये दिस इज क्वेश्चन जिसमें आप जो है ध्यान से पढ़ने पर ही इस वाले क्वेश्चन को विद इन 10 सेकेंड्स अगर आपके बात पकड़ा होगी तो आप इसको जो है इजी कर दोगे आसानी से। देखो पहला इसका स्टेटमेंट, द गवर्नर ऑफ आरबीआई इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, central provision in the constitution of India, certain provision in the constitution of India gives central government the right to issue direction to the RBI. Okay, the governor of RBI draws his power from the RBI Act. अब देखो इसमें से कौन से कौन सा मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन है। अच्छा, इसको करने के पहले एक प्रिंसिपल सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, सुन लो। आपन को यूपीएससी में या किसी भी एग्जामिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करते हैं कि मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट हमको चुनना पड़ता है। इसलिए सारे स्टेटमेंट पढ़ने की यहाँ पर मैं सजेशन दूंगा आपको। सही सारे हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट एप्रोप्रिएट कौन सा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन और ऑप्शंस, ठीक है। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट कौन सा है। एंड सेकंड प्रिंसिपल इज कि उसके सही होने के कितने आसार है, यानी कि ये सही होने के स्टेटमेंट के कितना टिल्ट करता है या फिर रॉन्ग करने के। और जहां पर भी ये जिस भी एरिया में राइट होने के या रॉन्ग होने में टिल्ट करता है, वही होता है एक्चुअली में, राइट। आपको क्या देखना है कि किस की तरफ ये ज्यादा टिल्ट कर रहा है, ठीक है। तो गवर्नर ऑफ इंडिया, गवर्नर बेसिकली आरबीआई किससे ड्रॉ करती है, आरबीआई एक्ट से। यस, दिस इज, ये सही हो सकता है आपका स्टेटमेंट, तो ये सिर्फ देख लो आप, राइट। आरबीआई, ये तो आरबीआई इतना बड़ा, देखो इस तरीके से सोचो, आरबीआई इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, तो आरबीआई को स्टैब्लिश करने के लिए प्रॉपर एक्ट लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा ना, बिल्कुल। ऐसा तो है नहीं कि कहीं और जैसे सीबीआई है, अब वो दिल्ली पुलिस इस एक्ट से अपना पावर लेती है, आरबीआई क्या ऐसा हो सकता है कि नॉट नॉट पॉसिबल ना। तो फर्स्ट वाला एलिमिनेट वैसे ही कर दो आप, है ना, राइट। क्योंकि उसमें ऑप्शन 3 नहीं है, राइट। नेक्स्ट, अब ये वाला प्रोविजन देखो, क्योंकि गवर्नर ऑफ आरबीआई, चलो ये मान लो आपको पता भी नहीं है हालांकि कमिट किस तरीके से होता है, ये चलो छोड़ो, इसमें बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन ये वाला ऑप्शन देखो कि यूपीएससी का प्रीवियस ट्रेंड है कि वो ये वाली बात बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन है, या फिर उसके कुछ प्रोविजंस बताते हैं हमको। नहीं नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है इस वाले मैटर को लेकर के, ठीक है। तो आरबीआई एक्ट उसके लिए प्रॉपर लेकर के आया गया है, तो क्यों कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों अपना इस तरीके के प्रोविजन डालेगा, नहीं। वो इसकी वो लेजिस्लेटिव असेंबली पे उसके छोड़ रखे हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ने इससे रिलेटेड एक्ट्स बनाना, रूल्स बनाना, वो सब, है ना। तो अगर सेकंड वाला रॉन्ग होगा तो डेफिनेटली आपका सही हो जाएगा आंसर सी, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर देखो ये वाला क्वेश्चन तो सबसे इजी है ना, इस एग्जाम का। देखो क्यों, क्योंकि देखो इसमें क्या लिख रखा है, सिंपल एलिमिनेशन टेक्निक लगेगी, कैजुअल वर्कर्स के बारे में पूछ रहा है जो इंडिया में इंप्लॉयड होते हैं, राइट। अब इसमें लिख रहा है कि ऑल कैजुअल वर्कर्स आर इंटाइटल्ड फॉर द एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट कवरेज। अब देखो यहाँ पर एलिमिनेशन टेक्निक लग रही है एक्सट्रीम स्टेटमेंट वाला, तो 10 में से आउट ऑफ 8 जगह पर एलिमिनेशन का क्या लगता है, सॉरी ये एक्सट्रीम एलिमिनेशन वाला मेथड लगता है, जहां पर एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, रॉन्ग। 10 आउट ऑफ 8 क्वेश्चन, राइट, 8 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन, तो ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी वही लगना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है सर एंड मैम, यहाँ पर क्या हमको जो है सोचना है कि ये वाला क्वेश्चन, ये वाला स्टेटमेंट जो है यहाँ पर वो एक्सट्रीम एलिमिनेशन वाला रूल नहीं लग रहा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमको दूसरी चीज पकड़ा दी उन लोगों ने, क्या, देखो ये जेनेरिक स्टेटमेंट है कि जितने भी कैजुअल वर्कर्स होते हैं उनको रेगुलर वर्किंग आवर्स और ओवर टाइम पेमेंट देना चाहिए। ये तो बिल्कुल सिंपल है ना, ये तो बिल्कुल जेनेरिक स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो गलत है, ये वाला स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट देखो, अब मान लो इससे ही आपका क्वेश्चन वैसे सोल्व हो जाएगा, फर्स्ट वाला आपका गलत है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन पढ़ लो कि द गवर्नमेंट कैन बाय अ नोटिफिकेशन स्पेसिफाई दैट एन एस्टेब्लिशमेंट और इंडस्ट्री शेल पे वेजेस ओनली थ्रू इट्स बैंक अकाउंट। यस, गवर्नमेंट कैन, गवर्नमेंट दे सकती है, इसमें पूछा नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ना, लेकिन दे सकती है गवर्नमेंट,
ये नहीं पूछा दिया गया है या दिया जाना है, ये नहीं पूछा। कर सकती है कि नहीं है, बिल्कुल कर। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, इसमें क्या इससे पूछ रहे कि इकोनॉमिक रिसेशन के टाइम पे व्हाट आर द लाइकली मेजर्स या स्टेप्स हमको लेने चाहिए, ठीक है, सरकार को। तो पहला आता है कि टैक्स रेट कट कर दो। देखो बहुत ही जनरल और बेसिक इकोनॉमिक्स का एक सवाल है ना, कि कट इन टैक्स रेट्स, या फिर आप जो है इसके अलावा और क्या कर सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स में इंक्रीज कर सकते हो। क्यों भाई ऐसा, ये तो बिल्कुल ही इलॉजिकल सा है ना। नेक्स्ट देखो आपका है कि इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर और ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स, ठीक है। इंक्रीज इन टैक्स रेट्स accompanied बाय रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट्स, यानी कि टैक्स रेट बढ़ा दोगे आप मंदी के टाइम पे, ऐसा ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है ना। मंदी के टाइम पे टैक्स बढ़ा दोगे तो ये तो उल्टा उन पे एंटी काम करेगा, राइट। रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट, देखो पहले ही मंदी है, अगर आप रिडक्शन कर दोगे पब्लिक एक्सपेंडिचर पे तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, है ना। मनी सप्लाई नहीं आएगी मार्केट में, ठीक है, सप्लाई नहीं आएगी तो डिमांड नहीं आएगी, इस तरीके से। तो इसका मोस्ट प्रोबेबल और सबसे सही आंसर है, अप्रोप्रिएट आंसर, इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स, ताकि क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, सैलरी जाएगी, राइट, वेजेस जाएगी, तो खर्चे करेंगे, वो खर्चे करेंगे तो रिसेशन कंट्रोल में आ जाएगा, राइट। सिंपल बेसिक इकोनॉमिक्स। ये देखो ये वाला भी वेरी वेरी बेसिक इकोनॉमिक्स, अगर आपने क्लास 12 की जो माइक्रो पढ़ी है ना, इसमें बहुत ही सिंपल है। देखो इसमें लिखा है अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड, मार्केट डिमांड फॉर अ गुड माइट इंक्रीज। देखो बहुत ही जनरल है, डेली रूटीन के हिसाब से सोल्व करा करो इकोनॉमिक्स के, वेरी वेरी इजी हो जाएगा। डेली लाइफ में किस तरीके से इकोनॉमिक्स काम करती है, अब मैं बताता हूँ। किसी भी चीज की मार्केट डिमांड कब बढ़ती है, जब उसके सब्स्टिट्यूट की प्राइस इंक्रीज हो जाती है, राइट। मान लीजिए आप कॉफी पीते हैं, और चाय की प्राइस बढ़ गई, तो यानी कि तो लोग अब चाय खरीदना कम कर देंगे, बेसिक रूल ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि प्राइस बढ़ते ही क्या हो जाएगा, आपकी डिमांड कम हो जाएगी, राइट। तो अगर चाय की प्राइस बढ़ गई तो आप कॉफी पीना स्टार्ट कर देंगे, राइट, सही है। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट इंक्रीज, नो 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 नो। मान लीजिए पेट्रोल और गाड़ी है, अगर मान लीजिए पेट्रोल की कीमत बढ़ गई तो बाइक्स की, कार्स की, इनकी डिमांड कम हो जाती है, राइट। तो इट इज रॉन्ग, है ना। उनकी डिक्रीज होगी जब होगा आपका डिमांड जब बढ़ेगी। द गुड्स इज एन इंफीरियर गुड एंड ये ऐसे ऑप्शन डालते हैं तो बिल्कुल एक ऑप्शन तो एलिमिनेट ऐसे हो जाएगा, बहुत ही जो है बहुत ही इरेशनल सा ये वाला ऑप्शन है। अब एक ऑप्शन तो मिल ही जाता है ऐसा राइट। एंड इट्स प्राइस फॉल्स डेफिनेटली, ये वाला तो बहुत ही सिंपल है कि मान लीजिए, देखो यहीं से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आपका, कि अगर प्राइस फॉल हो गई किसी चीज की तो उसकी डिमांड बढ़ेगी ना, बिल्कुल बढ़ेगी, तो डी तो हटाई दो आप ऐसे ही, ठीक है। अब फर्स्ट वाला आपका सही है, फर्स्ट एंड फोर्थ आपका सही है, ठीक है। सेकंड एंड थर्ड गलत है आपका, तो वन एंड फोर्थ। सिंपली भी अगर आपने थर्ड वाला जो कि कोई भी एलिमिनेट कर सकता है, थर्ड वाला भी एलिमिनेट कर दोगे आपका आंसर तभी आ जाएगा, ठीक है। इतना भी डीप जाने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि यहाँ पर बेसिक नॉलेज किस तरीके से काम करेगी। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो इसमें लिखा है विद रेफरेंस टू द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट पढ़ो, दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द लोकल बोर्ड्स सेट अप बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ओके ओके। दे कैन इशू इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंसेस, चलो ठीक है। दे वर ब्रोट अंडर द परव्यू ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 थ्रू एन अमेंडमेंट। देखो आउट ऑफ ऑल थ्री किसमें फैक्ट्स हैं, ये वाला फैक्ट, ये वाला फैक्ट, सब में फैक्ट्स हैं, है ना। तो इक्वली इंपॉर्टेंट है आपके लिए तीनों, और एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है इसमें से। कैसे करेंगे, अब हम ऐसे करेंगे सर एंड मैम। सबसे पहले वाला स्टेटमेंट देखो, दे वर ब्रॉट अंडर द परव्यू ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 थ्रू एन अमेंडमेंट। दिस कैन बी पॉसिबल ना, डाल सकते हैं बैंकिंग रेगुलेशन के अंदर। देखो ये भी बैंक्स हैं, और बैंकिंग रेगुलेशन किसके थ्रू ये वाले बैंक्स को रेगुलेट किया जाएगा, तो इस वाले रेगुलेशन के अंदर। चलो ऐसा भी अगर आपको पता नहीं ना, तो गैस भी आपने किया, तो आप ये समझ लो अगर ये वाला स्टेटमेंट सही है, अगर हम अज्यूम करते हैं क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, ये मतलब स्टेटमेंट नंबर 3 इज राइट, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में पता है क्या लिखा है, ये बहुत ही जनरल चीज है, पढ़ा ही होगा आपने, है ना। कि अगर ये वाला स्टेटमेंट हम सही मानते हैं ना, तो फर्स्ट वाला ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हर वो बैंक बेसिकली जो बैंकिंग रेगुलेशन के अंदर आता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के आता है, तो उसको आरबीआई रेगुलेट करती है। अगर आपको इतना भी पता है ना कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर आने वाली बॉडीज को आरबीआई रेगुलेट करती है, तो डेफिनेटली फर्स्ट वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा ना, आपका आंसर आ जाएगा बी, राइट। और ये वही साइंस एंड टेक वाला जो ऑप्शन डी वाला पैटर्न है, उसी पैटर्न पे वाले क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमिक्स में आता ही है, एक या दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो इन्फ्लुएंस लिखा है यहाँ पर, तो इसकी पॉसिबिलिटी और पोटेंशियलिटी बहुत ज्यादा है ऑप्शन सही होने की, मतलब फैक्टर्स की इन जनरल भी देखे तो, कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करेगी। अब आप यहाँ पर मान लीजिए जैसे यहाँ पे दे रखा है यूएस का फेडरल रिजर्व के एक्शंस, आरबीआई ऑफ इंडिया के एक्शंस, इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट। क्या आप इसमें से कोई जैसे यूपीएससी क्या इसमें से प्रूव कर सकती है क्या वो कि आरबीआई के एक्शन इसको इन्फ्लुएंस नहीं करते, करते होंगे ना, या फिर इन्फ्लेशन नहीं करता, करता ही होगा।
है ना, इस तरीके से। तो इसका आंसर आ जाएगा डी, वेरी वेरी बेसिक एंड वेरी सिंपल ऑल्सो। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन 7, इसमें लिखा है कंसिडर द फॉलोइंग फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशंस, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, नॉन रेजिडेंशियल एक्सटर्नल डिपॉजिट। इसमें पूछा है कि इसमें से कौन से एफडीआई के अंदर हम काम करते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, आपने इकोनॉमिक की एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो उसमें है ये सब। देखो अब इसमें मान लीजिए आपने नहीं पढ़ी तो किस तरीके से इसको हटा सकते हो। तो इसमें देखो सबसे पहले एफडीआई इंडिया के लिए क्या है, अच्छी चीज है ना, असेट है। तो अब इसमें से आपको डिलीट, आपको बेसिकली एलिमिनेट करना है कि क्या आपके लिए एसेट और क्या लाइबिलिटी है। तो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, यानी कि हमारी करेंसी बेसिकली यहाँ पर बॉन्ड्स बेसिकली इशू है, और यहाँ पर फॉरेन करेंसी के लेकर के, तो फॉरेन करेंसी कंट्री में आएगी ना, यहाँ पर भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कंट्री में आ रही है ना, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, रिसीट्स है ना, इंडिया में आ रही है। तो दीज आर द असेट्स ना। लेकिन नॉन एक्सटर्नल डेट्स, ये डिपॉजिट्स बेसिकली अगर बैंक में कहीं पैसे डालेगा कोई तो वो बैंक का सेट थोड़ी है, वो तो लाइबिलिटी है ना। तो दीज आर डिपॉजिट विच आर लाइबिलिटी फॉर द इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट, राइट। तो इसलिए आप अगर फोर्थ एलिमिनेट कर देते हो, फोर्थ एलिमिनेट कर दोगे तो आपका सी एंड डी गया, और बेसिकली आपका थ्री ओनली तो सही हो नहीं सकता ना, क्योंकि फर्स्ट टू बी आर द करेक्ट। तो ऑप्शन ए इज द आंसर। तो ये क्वेश्चन 8 वाला मैं पहले सजेस्ट करता हूँ, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना जो आपको सिंपल लगे उनको बहुत ध्यान से पढ़ो, बहुत इजीली गलत कर सकते हैं, और एक स्टेप जो है खत्म एक बार में, एक साल आपका, राइट। द इफेक्ट ऑफ डिवेल्युएशन ऑफ करेंसी इज दैट इज नेसेसरीली, यहां पर आप पूछ रहे हैं नेसेसरीली, अगर इन्फ्लुएंस्ड आता या फिर इफेक्ट आते, मोस्ट पॉसिबल इफेक्ट आते तो तीनों सही हो सकते थे, बट इट इज नेसेसरी, यानी कि कंडीशन होना ही होना है, होगा ही होगा। अगर कंट्री की करेंसी डिवेल्यू हो रही है तो होगा ही होगा। पढ़ो, improve the competitiveness of the domestic exports in the foreign markets, increase in foreign value of the domestic currency and improves in trade balance। देखो अब क्या इसमें से ऐसा हो सकता है कि जो करेंसी का डिवैल्यू होते ही बेसिकली होगा स्टेप आपका। देखो इकोनॉमिक्स है बहुत बेसिक, इसमें लिखा हुआ है पहला कि कंट्री की जो डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स है वो मोर कॉम्पिटेटिव हो जाएंगे डेफिनेटली। अब जो लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, अपनी करेंसी कम हो गई है ना वैल्यू, तो लोगों को पैसे कम देने पड़ेंगे, है ना। तो बेसिकली प्रोडक्ट अपने ज्यादा खरीदेंगे ना वो एक्सपोर्ट लेवल पे, तो कॉम्पिटेटिवनेस तो डेफिनेटली डेफिनेटली बढ़ेगी बढ़ेगी। बहुत ही डिमांड सप्लाई का रूल है, सिंपल है ना। अब सेकंड देखो, यानी कि अगर फर्स्ट सही है आपका तो सी गलत एंड डी गलत, राइट, सिंपल। अब टू देखना आपको, टू सही है यानी कि थर्ड वाला तो ऑटोमेटिकली गलत है। ट्रेड बैलेंस वैसे ही क्यों, कोई गारंटी थोड़ी है कि आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो गई, डिवैल्यू हो गई तो ट्रेड बैलेंस हो, ये कोई गारंटी नहीं है इसकी। इंक्रीज इन फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, राइट। करेंसी बेसिक ये भी कोई प्रूफ नहीं है ना, नेसेसरीली हो भी नहीं सकता। क्यों होगा, देखो अपनी करेंसी अगर डिवैल्यू हो रही है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि फॉरेन वैल्यू बढ़ जाएगी अपनी, बल्कि उल्टी कमी होगी, राइट। तो दिस इज द आंसर, आंसर नंबर बेसिकली ऑप्शन नंबर 1। बहुत ही बेसिक और सिंपल कि अगर अगर बेसिकली ब्लैक मनी इंडिया में आता है तो उसका मतलब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, है ना, उसका मेन कॉज ऑफ वरी क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो पहला डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज टू द परचेज ऑफ रियल एस्टेट, नहीं, इन्वेस्टमेंट इन अनप्रोडक्टेड एक्टिविटीज। देखो सब हो सकते हैं लेकिन बट बेसिकली कि सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमको यहाँ पर चूज करना है ना। तो इसका सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन लगता है हमको, लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट एक्सचेकर ड्यू टू द टैक्स इवेजन। क्योंकि अगर ब्लैक मनी छुपा लेंगे तो रियल इनकम कहाँ एक्सपोज करी, इनकम टैक्स तो रियल इनकम पे लगेगा आपका, जो आप शो कर। ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, ये जनरल इकोनॉमिक्स का है। देखो इकोनॉमिक्स बहुत ही जनरल आ रही है ना, इकोनॉमिक्स बहुत जनरल आती है, बहुत डीप नहीं पूछ रहे हैं, बस कॉन्सेप्चुअल पूछ रहे हैं। कॉन्सेप्चुअल इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर होनी चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट। तो वो लाइकली सबसे ज्यादा पूछ रहे हैं इनमें से, सबसे ज्यादा कौन इन्फ्लेशन को लेकर के आ सकता है, कौन सा स्टेप। तो पहला आता है आपका रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट्स, फिर आता है बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक बजट डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए, नेक्स्ट आता है आपका बैंक से पैसे लेती है बजट डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए, एंड क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस द बजट डेफिसिट। ओवरऑल हमको क्या करना है, बजट डेफिसिट को फुलफिल करना है, फाइनेंस करना है, राइट। तो पहला आता है आपका रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट। कॉन्सेप्चुअली देखो, अगर आप पब्लिक हर साल होता है वैसे भी है ना, पब्लिक डेट जो उठाते हैं उसको देते हैं तो पेमेंट करती है, तो इसका इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मोस्ट इन्फ्लेशनरी नहीं है। उसके बाद बात करते हैं कि बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस डेट। अब इशू कर दिए, बॉन्ड कर दिए, बहुत सी चीजें होती है जिससे बेसिकली क्या करती है, गवर्नमेंट बजट डेफिसिट को फाइनेंस करती है। दिस इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट ऑप्शन ना। नेक्स्ट बात करते हैं बोरोइंग फ्रॉम द बैंक्स। ये भी देखो, इसमें सबसे देखो बहुत अनयूजुअल सा क्या लग रहा है आपको, बहुत अनयूजुअल सा है, सबसे हटके ऑप्शन है क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस। मनी क्या होगा, सबसे ज्यादा पैसा सप्लाई में इसी से आता है,
है ना, क्योंकि जो मनी एग्जिस्टिंग है उससे तो पहले इन्फ्लेशन हो रखा है, जो कि जरूरी भी है। लेकिन अगर ज्यादा पैसा मार्केट में आ जाएगा, इकोनॉमी में आ जाएगा, दिस विल लीड टू द, क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन। ज्यादा इन्फ्लेशन, पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी, है ना, महंगाई बढ़ जाएगी। यानी कि पैसे की वैल्यू कम कब होती है, जब कमोडिटी की प्राइस बढ़ जाती है, तो पैसे की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, राइट। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेस विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ये अगर कौन से टर्म मनी मल्टीप्लायर का पढ़ा होगा माइक्रो में, है ना, 1/CRR। तो चलो मान लो आपने नहीं पढ़ा, लेकिन किस, देखो इस ऑप्शन से चूज कर लेना आपकी, बेसिकली सीआरआर में बढ़ाना, सीआरआर को बढ़ा देना, स्टेट लिक्विडिटी स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो को बढ़ा देना। उसके बाद इंक्रीज इन बैंकिंग हैबिट्स ऑफ द पीपल, इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ, ये तो सबसे रिडिकुलस ऑप्शन है कि ना पॉपुलेशन बढ़ने से किस तरीके से मल्टीप्लायर बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता, है ना। तो सीआरआर एंड एसएलआर आर द बेसिकली आपके अरेंजमेंट्स हैं, इन्फ्लेशनरी इन्फ्लेशनरी मेजर्स हैं बेसिकली, है ना। लेकिन बैंकिंग हैबिट्स बढ़ा देना लोगों की, इट्स डेफिनेटली लीड्स टू द आपके मनी मल्टीप्लायर। बिकॉज जितनी ज्यादा बैंकिंग हैबिट्स होगी, लोग उतने ट्रांजेक्शन करेंगे, है ना। मनी का जो ट्रांजेक्शन बढ़ने से मतलब क्या होता है कि मनी ज्यादा घूम रहा है मार्केट में, तो उससे वो मनी मनी मल्टीप्लायर की बेसिकली एक्टिविटी को फुली यूटिलाइज करते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो बहुत ही इजी है, एक ऑप्शन आपको एलिमिनेट करना है। विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड और इंक्रीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि डिमांड पुल, यानी कि डिमांड की वजह से होने वाला इन्फ्लेशन, महंगाई, यानी कि हम चीज की मांग कर रहे हैं, इस तरीके से सोचा करो, बिल्कुल बेसिक एकदम जनरल ह्यूमन की पर्सपेक्टिव सोचो, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से मत सोचो वहां पर, इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं कि यानी कि हम डिमांड कर रहे हैं किसी चीज की और उसकी वजह से महंगाई हो रही है, डेफिनेटली। अब क्यों हम डिमांड करते हैं भैया किसी चीज की, कौन सी कंडीशन है? पहला एक्सपेंशनरी पॉलिसीज, एक्सपेंशनरी पॉलिसीज अगर अगर है, यानी कि पैसा ज्यादा है इकोनॉमी में, है ना, तो यस डेफिनेटली हम डिमांड करेंगे चीजों की। फिजिकल स्टिमुलस चलो मान लेते हैं नहीं पता आपको, लेकिन फिजिकल स्टिमुलस का मतलब ये होता है कि बेसिकली क्या है, गवर्नमेंट ने ऐसे चीजें निकाली है, और फिजिकल स्टिमुलस यानी कि लोगों के हाथ में पैसा देना चाह रही है सरकार, वो वाले स्टेप्स होता है फिजिकल स्टिमुलस में, है ना। यानी कि एक स्टेप हो गया, आपको इनकम टैक्स कम देना है ना, तो पैसा ज्यादा रहेगा आपके, तो खर्चा करोगे। इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस, चलो ये भी नहीं पता आपको, देखते हैं इसको। हायर परचेसिंग पावर, डेफिनेटली अगर आपके पास हायर परचेसिंग पावर है तो आप डेफिनेटली डिमांड करोगे चीज की। और फिफ्थ है राइजिंग इंटरेस्ट रेट, ये तो बिल्कुल एंटी है, अपोजिट है, कॉन्ट्रास्टिंग है जो ये पूछ रहा है। राइजिंग इंटरेस्ट रेट यानी कि इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ जाएगी तो आपको अपने पैसे पर इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा, लोन है तो ज्यादा इंटरेस्ट देंगे, कम पैसा हाथ में रहेगा, तो खर्चा कम करोगे, तो डिमांड कम होगी, ज्यादा होगी, कम होगी। तो फिफ्थ इज द एंटी और कॉन्ट्रास्टिंग जो हमसे पूछना है। तो फिफ्थ अगर आप एलिमिनेट कर दोगे, डेफिनेटली आपका आंसर आ गया 1, है ना। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, आपको ऐसे क्वेश्चन ढूंढने हैं, बिल्कुल सिंपल यार, लेजिट और डुएबल। देखो इस वाला ये वाला क्वेश्चन देखो, इस वाले क्वेश्चन में भी जो है एलिमिनेशन ट्रिक लग रही है आपकी, बहुत ही इजीली आप इसको कर लोगे। और एक बेसिक रूल है जो मैंने आपको पहले बताया 2020 के जब हमने क्वेश्चन सोल्व करे थे, वो लगेगा इसके अंदर, यानी कि कुल मिला के 2 ट्रिक्स थे इसके अंदर। पहला, विद रेफरेंस टू द इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला आता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स, ऐसा क्वेश्चन मत छोड़ना, ज्यादा इंफॉर्मेशन ज्यादा चांसेस ऑफ बीइंग करेक्ट। रिटेल इन्वेस्टर्स थ्रू डीमैट अकाउंट, है ना, कैन इन्वेस्ट इन ट्रेजरी बिल्स द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेट बॉन्ड्स इन प्राइमरी मार्केट। सेकंड, negotiated dealing system order matching is a government security trading platform of the RBI. Third, Central Depository Service Limited is jointly promoted by RBI and Bombay Stock Exchange. पहला रूल कि यूपीएससी, अब आप इसमें सोचोगे यूपीएससी एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से, तो इसमें आप कहाँ गलती करोगे, ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर आप गलती बेसिकली जानबूझ के गलत करोगे उसको, तो वो है आपका ये। मैंने आपसे पहले कहा कि बॉडीज या फिर कोई किसी तरीके का इंस्टीट्यूशन है, तो स्टेटमेंट में मोस्ट प्रोबेबल चांस है वो गलत होगा, और मोर स्पेसिफिकली बताऊं, या फिर 2 या 2 से ज्यादा बॉडीज है, तो वो तो गलत ही गलत है, डेफिनेटली फॉर श्योर 100% गलत है वो तो इसमें 2 बॉडीज है, आरबीआई एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये वाला तो ऑप्शन आपका गलत है, उस वाले पर्सपेक्टिव से देखे तो, उस वाले रूल के हिसाब से, तो सी एंड डी आपका गलत हो गया। सेकंड रूल है आपका, अगर आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, क्वेश्चन कम करें लेकिन आपको अटेम्प्ट करना पड़ रहा है इसको, तो और बेसिकली आपने एक एलिमिनेट कर भी दिया, यानी कि 2 ऑप्शन बचे, 50-50% चांस है। एंड इस तरीके की कंडीशन में मैंने आपसे बताया कि अगर 0 चांस है आपके इसके पता होने के, तो आप गो विद द मोर स्टेटमेंट वाला ऑप्शन, ठीक है। इसमें 2 स्टेटमेंट है, इसमें एक स्टेटमेंट है, तो आप ये वाला बेसिकली ऑप्शन चूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं कह रहा हूँ 10 आउट ऑफ 9 ये वाली ट्रिक काम करती है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप इस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, तो ओवरऑल तो आप जो है पॉजिटिव ही रहोगे, ठीक।
सेम ट्रिक लग रही है इस वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, वाटर क्रेडिट के रेफरेंस में क्या कौन से फॉलोइंग सही है, ठीक है। इट पुट्स माइक्रो फाइनेंस टूल टू वर्क इन द वाटर एंड सैनिटेशन। देखो वाटर क्रेडिट है तो रिलेटेड टू द वाटर एंड सैनिटेशन डेफिनेटली होगा, तो दिस इज अ जनरिक स्टेटमेंट एंड दिस कैन बी ट्रू। सेकंड देखो, इट इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च्ड अंडर द एजिस ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, वर्ल्ड बैंक, वेट वर्ल्ड बैंक ओके। अब थर्ड पढ़ो, इट एम्स टू इनेबल पुअर पीपल टू मीट देयर वाटर नीड्स विदाउट डिपेंडिंग ऑन सब्सिडीज। दिस इज अ वेरी जनरिक एंड पॉजिटिव स्टेटमेंट, ठीक है। कोई भी स्टेटमेंट आता है, कोई भी इनिशिएटिव आता है तो उसका बेसिकली पर्पस तो है पॉजिटिव, अगर हुआ तो क्या होगा आपका, सही होगा वो मोस्ट प्रोबेबली। तो 1 एंड 3 तो आपके सही है। सेकंड वाला देखो, बॉडीज वाला ऑप्शन, मैंने कहा ना बॉडीज और इंस्टीट्यूशन आता है और एक या एक से ज्यादा बॉडीज हैं तो डेफिनेटली वो रॉन्ग ही होगा आपका, ठीक है। तो सेकंड वाला ऑप्शन आपका, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड बैंक की ट्विनिंग तो वेट नहीं रही इस तरीके के इनिशिएटिव्स में, ठीक है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर से हो जाएगा, 2 वाला गलत है तो सी, ठीक है। तो आप बिल्कुल इस वाले स्टेटमेंट को, इस वाले एलिमिनेशन ट्रिक को याद रखो कि अगर बॉडीज है एक एक से ज्यादा तो उसके मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि गलत होने की, ठीक है। देखो चकमा क्वेश्चन आ गया, राइट। चकमा क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। देखो इसमें लिखा है, इन इंडिया सेंट्रल बैंक फंक्शन एज द लैंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट, यूजुअली रिफर्स टू लैंडर ऑफ द लार्ज लास्ट रिजोर्ट, राइट। ये पढ़ा ही होगा, बहुत बेसिक टर्म है, आरबीआई पढ़ते हैं हम। लैंडिंग टू द ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडीज व्हेन दे फेल टू बोरो फ्रॉम अदर सोर्सेज, ओके। प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द बैंक्स हैविंग अ टेम्परेरी क्राइसिस, लैंडिंग टू द गवर्नमेंट टू फाइनेंस द बजटरी डेफिसिट। सबसे पहले क्लिक होना चाहिए लैंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट। अगर यहाँ पे कोई बात बोली है सेंट्रल बैंक, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि ये वाला स्टेटमेंट यूज हुआ था बैंक्स के लिए, ठीक है। इसके अलावा किसी को आरबीआई पैसा नहीं देगी इस चीज को लेकर के, ठीक है। तो सेकेंड वाला ऑप्शन आपका वैसे से हो जाता है कि अगर कोई बैंक में टेम्पररी क्राइसिस आ रहे हैं, है ना, तो आरबीआई ये जो उनको इस तरीके के पैसे दे सकती है। सेकंड, ट्रेड एंड इंडस्ट्री को क्यों देंगे भैया, कोई भी प्राइवेट, मान लो इस पर प्राइवेटली ओन आ गई, नहीं आरबीआई थोड़ी ना देता है वो तो बैंक माइक्रो फाइनेंस कंपनी दूसरी कंपनी देती है, आरबीआई का कोई रोल नहीं है उसके अंदर। फर्स्ट वाला हटा दो आप, है ना। सेकंड वाला सही है तो थर्ड भी हटा दो आप। तो सेकंड बी और सी में देखो, इसमें लिख रहा है लेंडिंग टू द गवर्नमेंट टू फाइनेंस द बजट। कभी देखा आपने, कभी सुना भी है ये बात कि बजटरी डेफिसिट्स के लिए आरबीआई पैसे दे रही है? ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, कहीं भी लिखा हुआ नहीं है और कहीं भी कभी ना किया है ये, ठीक है। तो सेकंड इज द ओनली ऑप्शन विच इज मोर अप्रोप्रिएट, ठीक है। ये हो गए आपके इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन 2021 के। अब नेक्स्ट सेशन में देखेंगे हम फर्दर जो दूसरे थीम्स और टॉपिक्स है, ठीक है। तो जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड